सो हेलो एवरीवन एंड आई होप आप लोगों का जो MMHRM एग्जाम है बहुत ही बढ़िया गया होगा। और आपको मैंने जैसा कि कहा था कि एक यूट्यूब अपना एग्जाम दे के खोल लीजिएगा और आपको एक सरप्राइज मिलेगा। तो सरप्राइज क्या है, अभी हम लोग पूरा कॉस्ट का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और आप घर जाते जाते ऑन द वे से हेडफोन में सुन लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो एग्जाम हॉल में बैठे उनको भी बता दीजिए और शेयर कर दीजिए, वो लोग भी देख ले। और शाम को 6 बजे तो मैराथन है ही लाइव। क्या है सर, उसमें फुल सिलेबस मैराथन है। जैसे हम लोग बात किए थे, प्रोसेस कॉस्टिंग करेंगे, ओवरहेड कॉस्टिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करेंगे और जितने भी सारे चैप्टर्स हमारे कॉस्ट में सारे करेंगे। सर पहले भी तो किए थे, यस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 लाइव सेशंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सजेशंस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे दे चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप में दे चुके हैं। बट अभी वापस से एक बार करेंगे। आज शाम से 6 बजे कितने बजे तक चलेगा सर वो मैराथन? रात 12 बजे तक चल सकता है, 2 बजे तक चल सकता है। इट कैन गो till eternity. Okay, so all the best for your cost exams and let's start our preparation for costing theory. So we are shooting this video just before your live session. Okay, तो कॉस्टिंग का जो आपका सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम है उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज देखने वाला है। अच्छा, ये तो अपना सेमेस्टर 3 का है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये आपको अगर ज्वाइन करना होगा तो देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड मोड का जो फीस है 1500 है, ऑल सब्जेक्ट्स, टैली कोर्स फ्री 2000, ऑल सब्जेक्ट्स, टैली एंड एक्सेल कोर्स फ्री। ऑनलाइन मींस जूम पे, ऑनलाइन रिकॉर्डेड अलग चीज होता है। ऑनलाइन मतलब पहले जूम पे आपकी क्लास होगी, रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा आपको। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन सेंटर्स में क्लास होगी, उसके बाद ऑनलाइन वीडियो भी, ऑनलाइन जूम पे क्लास भी होगी और रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा। और ये सारे कोर्सेज जो है वो उसके साथ फ्री है, वो एब्सोल्युटली फ्री रहेंगे आपके लिए। और ऑफलाइन सेंटर्स आप हमारे कलकत्ता के 6-7 कोचिंग सेंटर्स में कर सकते हो। भवानीपुर, गिरीश पार्क, टॉलीगंज, हावड़ा AC, हावड़ा मैदान, बांगुर एंड डनलॉप। अक्रॉस कोलकाता आप ऑफलाइन सेंटर में कर सकते हो। ये फीस पर मंथ नहीं है, ये वन टाइम है, फुल सेमेस्टर का फीस है। इसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देने सेमेस्टर 3 में। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मैथ्स, स्टैट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक बात, जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगे वो लेटेस्ट और हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स उसके साथ फ्री है और ये आपके घर में एब्सोल्युटली फ्री कोरियर हो जाता है। सो आपको इससे एकदम टेंशन लेने का दरकार नहीं है, फुल प्रूफ सोल्यूशन है आपके लिए। लेट्स बिगिन आवर कॉस्ट सिलेबस। सो पहला क्वेश्चन क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी विथ मी। Cost 1. What do you mean by the term cost? How cost is classified behavior wise and element wise? तो cost क्या होता है? सबसे पहले सर, खर्चा, कोई भी चीज को आप अगर एक्सपेंस कैसे डिटरमाइन करते हो, जो खर्चा हो गया। कॉस्ट क्या होता है ना, कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। मतलब अगर आपको क्या लिखा है, कॉस्ट इज द अमाउंट दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एज एन एक्सपेंस, लाइक मटेरियल हो गया सर, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, लाइक ऑल दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कॉस्ट। सर कॉस्ट बिहेवियर क्या होते हैं, ये एग्जाम आपके क्वेश्चन देखने मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये पीडीएफ में जो थ्योरी है इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने का दरकार है। मैं ऑलरेडी 2x में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको और 2x पढ़ा के अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं सर? पहला वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट, तीसरा स्टेप फिक्स कॉस्ट, तीसरा चौथा मिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो हो गया वो आपको मिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। अभी पहला वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो फिक्स्ड पर यूनिट होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो फिक्स्ड पर यूनिट होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटलिटी। वेरिएबल कॉस्ट मतलब सर जो पर यूनिट फिक्स होता है। मतलब जैसे मैं आपको स्टडी मटेरियल देता हूं, यानी एक बच्चा आएगा तो उसको एक स्टडी मटेरियल देना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा नहीं आएगा तो उसको एक भी स्टडी मटेरियल नहीं देना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट, मींस एक यूनिट बच्चा आएगा तो फिक्स्ड है मेरा कॉस्ट। 100 रुपया अगर मेरा स्टडी मटेरियल का दाम है एक बुक का, तो आपको एक बुक का 100 रुपया मैं आपसे चार्ज कर लूंगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है, आओ आप, नहीं आओ आप, लेकिन मेरे को रेंट देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड मेरे से रेंट लेके ही जाएगा, उसमें मेरे को कोई बचत वगैरह नहीं है। अब सर स्टेप कॉस्ट क्या होता है, ये क्या है, देखिए सिंपल, मेरे सेंटर में ना 24 लोगों के जगह होता है। अब सपोज 24 सीट फुल हो गया, अब मेरे को एक बच्चा और पढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, 25वां बच्चा कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे को एक और सेंटर के लिए एक और बैच बनाना होगा, ठीक है ना। तो एक और बैच बनते साथ मेरा वापस से सारा रेंट खर्चा लगेगा। मतलब उस पर्टिकुलर बच्चा के लिए मेरे को एक पूरा जगह वापस लेना हो 24 जन के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब जो मेरा रेंट लग रहा था वो तो लग ही रहा है, बट अब मेरे को अगर एडिशनल एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। मिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? जो बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है, एकदम आसान भाषा में आपका लिख दिया, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ मतलब वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। सेमी वेरिएबल का क्या सिखाया था, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल के कोई कॉस्ट नहीं होता, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। कैसे निकाला जाता है, पार्ट 1 ऑफ द मैराथन लाइव सेशन में आपको पूरा सिखाया था। आइए, सो
एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट आर थ्री टाइप्स, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड। सर कैसे है सर? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपका पहला 3 चैप्टर है भाई बुक में, जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल, चाय पीते हो ना, चाय में दूध, चाय पत्ती जाती है, वो आपकी रॉ मटेरियल हो गई। लेबर में मतलब जो चाय वाला बना रहा है, एंड ओवरहेड मतलब जिस गैस पे वो बन रहा है उसे हम लोग ओवरहेड कहते हैं। ठीक है। पीरियड कॉस्ट क्या हो गया साहब? पीरियड कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, आर नॉट कंसिडर्ड एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड अपोज्ड टू प्रोडक्ट्स कॉस्ट व्हिच आर हेल्ड इन इन्वेंटरी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिक्वायर दैट पीरियड कॉस्ट can be cost be expensed as soon as they are incurred. Now कैसे कैसे एग्जांपल आते हैं? Common small business period costs include advertising cost, sales commission, salary for owners and top management, administrative cost and depreciation of non-value। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है पीरियड कॉस्ट के लिए। पीरियड कॉस्ट आपके एग्जाम में उतना रेलेवेंट नहीं है, स्टिल एक देख के जाइएगा, मैंने डाल दिया इसीलिए। ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, अपना क्वेश्चन 1 डन। ओके, कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा आपको और आपका डाउट का वहीं के वहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए। सो पेज नंबर 3 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक अकाउंटिंग सिस्टम, अच्छा आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बोले सर? यहाँ पे तो अकाउंटिंग सिस्टम लिख रहे हैं, आप लोग कॉस्ट पढ़ रहे हो तो कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग शुड बी टेलर मेड, मतलब पूरा प्रॉपर्ली अपने हिसाब से बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल, सिंपल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, एकदम लॉजिकल वाला बात समझ लो। डेटा शुड बी यूज्ड बाय, शुड बी एक्यूरेट, जो आप यूज कर रहे हो डेटा, रॉ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड, वो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। नेसेसरी कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, सारे जो लोग हैं आपके वो प्रॉपर्ली उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, तभी जाके प्रॉपर डेटा निकल पाएगा। इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग द सिस्टम शुड जस्टिफाई द रिजल्ट्स। The system of costing should not sacrifice the utility by introducing meticulous and unnecessary details। मतलब आप कॉस्टिंग का जो डेटा यूज कर रहे हो, जो सिस्टम लगा रहे हो, उसकी वजह से हर एक चीज जो है उसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, सिंपल रहने दीजिएगा, मेथड जो इन्वॉल्व कीजिएगा उसको सिंपल रखिएगा। A carefully phased program should be prepared by using network analysis। तो आप जो प्रोग्राम उसमें डालोगे उसमें बहुत अच्छे से फेज मैनर में डालिएगा, ताकि क्या हो, ओवरलैप ना हो, एक के बाद एक चीज चले, ऐसा ना हो कि एक काम को करने के लिए बाकी सारा काम रुक गया। तो एक फेज मैनर में काम होना चाहिए। मैनेजमेंट शुड हैव अ फेथ इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड आल्सो प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड सक्सेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का सक्सेस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओगे तो आपको कॉस्ट सही से नहीं निकल पाएगा, कस्टमर से आप प्राइस सही से नहीं ले पाओगे, आपको हर एक चीज में दुविधा आएगी। ओके, क्वेश्चन 2 डन। Now what do you mean by sunk cost? Sunk cost क्या होता है सर? Sunk cost ये होता है, आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। आप लोग सबका देखा देखी रिकॉर्डेड बैच ले लेते हो, फिर उसको खोलते नहीं हो। रिकॉर्डेड बैच सबसे घटिया बैच होता है, बेचता हूं मैं लेकिन घटिया बैच होता है। फिर आप उसको खोलते नहीं हो, सीधा एग्जाम के पहले खोलते हो और मेरा मैराथन देखते हो। तो रिकॉर्डेड बैच इज अ sunk cost, क्योंकि इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एनी मोर, बिकॉज एक बार वो टाइम निकल गया, फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो जो खर्चा ऑलरेडी खर्च हो गया और रिफंड नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक कॉस्ट। जैसे आप कहीं कोई ट्यूशन में पढ़ने चले जाते हो, आपको हाइप सुन सुन के पढ़ने ज्वाइन कर लिया उसको। कल ही एक लड़की ऐसा बोली, सर हम हाइप सुने सारा कॉलेज ग्रुप में, ज्वाइन कर लिया उसको, लेकिन अब क्या वो पैसा रिफंड में नहीं ले सकते, एकदम रद्दी पड़ा रहा है। नाउ व्हाट इज दैट? दिस इज संक कॉस्ट। जो पैसा डूब गया, अब कोई भी फ्यूचर में रिटर्न नहीं आ सकता। Now, very important question, question number 4. Mention the cost unit to be applicable against each of the following industries। कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल होगा, शुगर में क्या, इलेक्ट्रिसिटी में क्या, केबल में क्या, गैस में क्या। सो सारे के आंसर्स आपको उसके नीचे एक के नीचे एक दे दिए हैं, आप इसको जस्ट रीड कीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए टन किलोमीटर यूज होगा, शुगर इंडस्ट्री के लिए पर टन, इलेक्ट्रिसिटी जनरल किलोवाट आवर, केबल इंडस्ट्री पर मीटर। सो ऐसे करके ना, मतलब कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो किस में होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना, याद रखना है कि जो मेजरमेंट का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो याद रखने का। ओके, इसका जो आप आंसर लिखोगे वो किस में लिखोगे वो आपको याद रखना है। ऐसे भर भर के इंडस्ट्रीज हो सकता है, ठीक है। आप गूगल में अगर टाइप करोगे ना वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स कॉस्ट यूनिट, तो आपको भर भर के दिखाएगा, और आप एक बार गूगल में खुद से टाइप भी करना। मैंने तो एक लिमिटेड दे दिया जो मेरे को लगता है एग्जाम में आ सकता है, बट और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो ऑलवेज डू योर ओन एनालिसिस ऑल्सो। Now, what do you mean by under and over absorption of factory overhead? State any 2 methods of treatment of such under and over absorption in the cost account। बहुत ही अच्छे से जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। If actual expense exceeds the number of predetermined rates, there is said to be an under absorption of overheads। पहले यहां तक समझिए, इतना पोर्शन को समझिए।
एक्चुअल एक्सपेंस एक्सीड कर गया प्री डिटरमाइंड रेट से। मतलब आपने सोचा था कस्टमर से 10 रुपया रिकवर करोगे, आपने उस सोचा था कस्टमर से 10 रुपया रिकवर करोगे, आपका खर्चा हो गया 12 रुपया। तो कस्टमर से आपने ओवर एब्जॉर्ब किया या फिर अंडर एब्जॉर्ब किया। मतलब आप सोचे थे 10 रुपया लेने का, लेकिन आपके जेब से खुद ही खर्चा हो गया 12 रुपया। तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स क्या हुआ, कम एब्जॉर्ब हुआ। अब उल्टा पढ़ते हैं, इफ एक्चुअल एक्सपेंस फॉल शॉर्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट्स इट इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मतलब आपने सोचा था कस्टमर से 10 रुपए लोगे, 10 रुपए लोगे, आपने 10 रुपए के हिसाब से लिया कस्टमर से, और एक्चुअल में बाजार में दाम कम हो गया कॉस्ट का, और कॉस्ट का लगा 8 रुपया, तो कितना हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो आपको क्या रखना है, ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स हो गया। तो अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आपका खर्चा ज्यादा, ठीक है, और कस्टमर से रिकवरी कम। ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कस्टमर से रिकवरी ज्यादा, आपका खर्चा कम। तो इस तरह याद रखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। क्या बोला है, सिंस एक्चुअल ओवरहेड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, ऑब्वियसली वो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आएंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन कैन बी ट्रीटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। क्या क्या वेज होते हैं, इन सीजनल बिजनेस फर्म द बैलेंस ड्यू टू अंडर और माइनस ओवर एब्जॉर्प्शन may be carried forward to subsequent period with the expectation that it will be counterbalanced in the next accounting period। मतलब सीजनल बिजनेस फॉर्म मतलब आइसक्रीम हो गया, या फिर आप कोई ऐसा दिवाली में पटाखे हो गए, तो ये सब सीजनल बिजनेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं जो भी ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस होता है, ये उम्मीद में कि जो नेक्स्ट पीरियड में वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अ सप्लीमेंट्री रेट कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। The supplementary rate is determined by dividing the amount of under or over absorption by the actual absorption base. Under absorption is adjusted by using a supplementary rate, while a minus supplementary rate is used to correct over absorption rate। ठीक है, so आप इस टेक्निकल चीज में डिटेल में इतना मत जाइए, क्योंकि इसको समझने और इस करने के लिए आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 PM लाइव मैराथन में जब करूंगा मैं, तब आपको इसका एक्चुअल विद सम्स कैसे होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन इसका ट्रीटमेंट वहां जाके समझा दूंगा, क्योंकि थ्योरी में आप ना लिख पाओगे ना फायदा होगा। तो इसको जस्ट आप गो थ्रू कर लेना। 6 PM लाइव मैराथन में हम इसका सम्स के थ्रू आपको समझाएंगे ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे जिसमें मेरा सारा खर्चा इकोनॉमिकल होगा। क्या बोला, ऐसा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे जिसमें मेरा सारा खर्चा इकोनॉमिकल होगा। क्या बोला, इज द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी। आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज क्या क्या खर्चे मिनिमाइज करना है, बोलो, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 2 into A into O पढ़े थे ना मटेरियल मैराथन का, कौन सा पार्ट में, पार्ट 2 में पढ़े थे। ठीक है, लाइव मैराथन में पार्ट 2 में, कि 2 into A into O डिवाइडेड बाई C। सो O इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, C इज योर कैरिंग कॉस्ट। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए जो ऑर्डर करना पड़ेगा, वो एग्जांपल भी दिया था। अगर आप बिरयानी खाना है आपको, आप स्विगी में ऑर्डर कर रहे हो, 50 रुपया एक ऑर्डर का लगता है, तो आप बोलोगे एक काम करते हैं 5 बिरयानी एक साथ मंगा लेते हैं, 50 रुपये लगेगा एक बार ऑर्डर करेंगे। अरे भाई 5 बिरयानी नहीं खा पाओगे, तो फिर क्या करना होगा, फ्रिज में रखना होगा, फिर कैरिंग कॉस्ट आएगा, फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, स्टोरेज कॉस्ट आएगा। ठीक है, सो आपको ऐसा ऑर्डर करना है जिससे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो, मतलब कि आपका जो कैरिंग कॉस्ट है और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है दोनों मिनिमम हो। ठीक है, सो याद रखिएगा ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है सर, ओवर टाइम प्रीमियम ये होता है, जैसे अगर आपको 8 घंटे में काम करने बोला, आपको मैंने 10 घंटे काम करा दिया। ठीक है, सो इसका मतलब दिस इज अ ओवर टाइम, एंड उसका प्रीमियम मतलब अब आपको मेरे को क्या करना होगा, पैसे देना होगा। आप बोलोगे मेरे को डबल दो, तो मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं आपको 1 घंटे का 100 रुपया देता था, आप बोलोगे मेरे को ओवर टाइम वाला का 1 घंटे का 200 रुपया चाहिए, मैंने अपने लेवल से ज्यादा काम करके दिया है, तो फिर मेरे को क्या करना होगा, डबल द वेजेस देना होगा फॉर द एक्स्ट्रा टाइम वर्क। तो आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, तो 2 घंटा का 200 करके ले लेना, और 8 घंटा का 100 करके ले लेना, मतलब 8 into 100 800 रुपये, और 2 घंटा का 200 करके 400 रुपये, यानी 1200 रुपये मेरे से ले लेना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई एकदम टेंशन नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगेन मैं आपको लाइव मैराथन में कराऊंगा, तो आपको थ्योरी में ये चीज जस्ट रीड करके रखने का है कि क्या है, बट रियल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करने का आपको लाइव मैराथन में कराऊंगा। लेकिन आपको कीवर्ड्स बताता हूं क्या करने का। देखो,
कीवर्ड्स क्या है? Overtime hours are treated as direct labor and charged to production on the same basis, but premium paid during the overtime is not direct charge. Hence, it should be recovered as production overhead through overhead recovery rate. तो overhead चैप्टर में हम लोग करेंगे तो overhead recovery rate कैसे निकाला जाता है वो सिखाएंगे आपको. अच्छा, सेकेंड पॉइंट में क्या देखिए, when overtime is worked on a specific job to meet time schedules or to carry out rush orders, मतलब अर्जेंट में कोई माल आया तो उसका ऑर्डर कंप्लीट करना है, then entire labor cost can be charged as direct labor. तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, अर्जेंट माल के लिए अगर आपने ओवरटाइम किया है तो पूरा डायरेक्ट लेबर मानेंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ पर्टिकुलर उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए किया गया है. इफ ओवरटाइम वेजेस पेड ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब वर्कर ही बदमाशी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो देन इट मे बी चार्ज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, ताकि उसका बाद में खबर लिया जा सके. मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का वर्कर ही लेटा हुआ है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चार्ज करो. इफ ओवरटाइम प्रीमियम इज ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज, कोई भी फालतू रीजन है, मशीन ब्रेक डाउन हो गया है, तो वर्कर का कोई गलती नहीं है, तो सीधा कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में हम लोग उसको मान लेंगे कि हमारा नुकसान हो गया. क्लियर है बात? क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, कंट्रोल ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम. टू कंट्रोल द ओवरटाइम प्रीमियम द फॉलोइंग मे बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. क्या करना होगा अगर आपको ओवरटाइम प्रीमियम ज्यादा नहीं खर्चा करना है? पहले से प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कीजिए, राइट? पहले से सारा वर्क्स प्लान कीजिए तो आपको ओवरटाइम देने का दरकार नहीं है. एनालिसिस ऑफ ओवरटाइम वर्किंग कीजिए, क्यों, रीजन क्या आ रहा है भाई, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवरटाइम वर्किंग, वजह खोजो. वजह खोजने के बाद क्या ऐसा क्या रेगुलर हो रहा है ओवरटाइम या कभी कभी हो रहा है वो पता करो. अच्छा, क्यों हो रहा है ओवरटाइम, क्या लेबर शॉर्टेज है या लेबर आलसी है? अच्छा, क्या ओवरटाइम इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीन अवेलेबल ही नहीं रहता है काम करने के लिए, तो वर्कर को भाई एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है. Appropriate authorities to sanction for overtime working, क्यों हो रहा है भाई ऐसे? Maintenance of proper records for overtime working and payments made will help in the control of overtime. मतलब एक प्रॉपर दस्तावेज मेंटेन करिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए. अर्जेंसी और रियल टाइम, रियली नेसेसिटी अगर आपको है तो ही ओवरटाइम कराइए, वरना ओवरटाइम मत कराइए. ओवरटाइम कराते जाएंगे, ज्यादा खर्चा लगते जाएगा, आपका नुकसान होगा. ठीक है, आइए, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? सर, डायरेक्ट कॉस्ट सिंपल होता है. डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए खर्चे किए जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है सर? कॉस्ट होता है बट जो मेन सर्विस है उसको सपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओके, सो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, दैट इज माय डायरेक्ट कॉस्ट, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है. ठीक है, एंड उसको सपोर्ट करने में जो भी खर्चे लगते हैं वो क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट. स्टेट अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. तो ये थोड़ा सा लर्निंग वाला है, या आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, ये आपको ऑब्जेक्टिव लर्न करना है. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आपको नहीं पढ़ना है. कल ऐसा हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का, ठीक है ना, 8 नंबर का यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने 13 पॉइंट्स दिए, 13 पॉइंट्स. इसमें से कोई भी 8 पॉइंट याद कर लेना. एग्जाम में मैक्सिमम आप 8 पॉइंट ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा. ठीक है, सो ये 18 पॉइंट्स आपको याद कर लेना है. सर, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ लेबर टर्नओवर. लेबर टर्नओवर रेशियो कराया था मैंने लाइव मैराथन में, इसको वापस से पढ़ा के फायदा नहीं है. फॉर्मूलाज बताया था, 3 मेथड बताया था. व्हाट इज सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड. सेपरेशन मेथड का क्या था? नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. रिप्लेसमेंट मेथड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन डिवाइडेड बाय 2. सर आपने बोला था नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए, कोई बात नहीं, पढ़ लो. ठीक है, तो सारे का फॉर्मूला बता दिया, उसी फॉर्मूला को थ्योरी में लिख देने का, लेबर टर्नओवर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा आपका. कॉजेज ऑफ हाई लेबर टर्नओवर. अच्छा, लेबर टर्नओवर मतलब क्या होता है सर? लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर कितनी बार बदल रहा है, मतलब जो लेबर आ रहा है वो जा रहा है कितने वक्त में, फिर आ रहा है फिर जा रहा है, तो ऐसे बार बार क्यों हो रहा है? अच्छा, ये अच्छा बात है क्या? कभी नहीं. अब मैं सोचो, मेरे ट्यूशन सेंटर में सारे स्पेशलाइज फैकल्टी है, अब हर एक सब्जेक्ट को हर एक स्पेशलाइज फैकल्टी पढ़ाता है. अब आपके साथ कभी ये हो कि आज मैथ सर कोई और आ जाए, कल मैथ सर कोई और आ जाए, परसों आपका माथा का दही हो जाएगा. ठीक है, तो लेबर टर्नओवर अच्छा बात नहीं है. आपको क्या करने का, आपको देखना कि रीजन क्या है भाई. क्या उसको पैसे कम मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो छोड़ रहा है, दूसरे को लाना पड़ रहा है? क्या वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, लड़की लोग काम कर रही है, उसको मतलब एकदम बहुत अच्छा से रख नहीं रहे, अनहाइजीनिक जगह पे काम करा रहे हैं. ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन विद पर्सनल पॉलिसी. क्या मेरा पॉलिसीज उसको पसंद नहीं आ रहा है, जॉब ही उसको पसंद नहीं आ रहा है, तब तो उसको हटाओ भाई, उसको जगह दूसरे को लाओ. लेकिन
हर एक चीज देखो, जो जो चीज अवॉइड किया जा सकता उसको अवॉइड करो। तो इसलिए ये सब क्या हो गया, अवॉइडेबल कॉजेस। अनअवॉइडेबल कॉजेस क्या हो गया सर, भाई अनअवॉइडेबल ये पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली सर्कमस्टेंसेस, क्लाइमेटिक, कम्युनिटी, ये सब में आप कुछ नहीं कर सकते। ये लेबर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है और आना पड़ रहा है। शादी हो गया किसी लड़की का, वो छोड़ दी, रिटायरमेंट ले लिया, कोई डेथ ले लिया, कुछ भी रीजन है, जैसे अनअवॉइडेबल है, मर गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज। लेकिन ऊपर में जो अवॉइडेबल है वो हमारे कंट्रोल में होता है, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। ओके, चलिए, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा लग रहा है तो एक बार जब वीडियो देखते देखते ही कमेंट कर देना यार, वीडियो को अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, एंड हम लोग मजा करते रहेंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मजा कराते हैं और पढ़ाते हैं आपको। सो व्हाट इज अ कंपोजिट यूनिट? कंपोजिट यूनिट मतलब in case of a composite unit, a number of highly affected factor can be taken up. Composite units are adopted by concerns for more accurate results in cost calculation. अब नेचर ऑफ इंडस्ट्री, मैंने कहा था ना आपको बहुत सारे इंडस्ट्री रहेंगे, उसके हर एक चीज का कंपोजिट यूनिट्स अलग अलग रहेगा, तो आपको ये याद कर लेना एकदम गलती से भी नहीं। जैसे स्कूल और कॉलेज में क्या दिया आपके कनेक्टेड पर स्टूडेंट आवर, एक स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ रहा है उसके हिसाब से। प्रोफेशनल फर्म में यूनिट क्या रहेगा, पर क्लाइंट आवर, मतलब एक क्लाइंट आ रहा है कितना घंटा पढ़ रहा है उसके हिसाब से चार्ज होगा। ओके, हॉस्पिटल में कैसे, पेशेंट कितना दिन रहा, बेड पे कितना दिन रहा, उससे चार्ज होगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला पर किलोवाट आवर कितना लग रहा है उस पे चार्ज होगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री माल लोड करता है तो इसलिए पर टन, पर पैसेंजर किलोमीटर, सीट किलोमीटर, लाइक दैट। ओके, सो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा आएगा, ठीक है, 100% आएगा, मैंने बोल दिया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने में मल्टीपल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग। मींस रॉ मटेरियल डाला, फिर वो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, उसके बाद आपको दूसरा काम है, फिर तीसरा काम है, फिर चौथा काम है। तो ऐसे ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जिसमें ये एप्लीकेबल होगा सर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे पहला, ठीक है। जैसे स्टील प्रोडक्शन है तो पहले आप स्ट्रिप डालोगे, वो कटेगा, फिर रोल होगा, फिर जाके स्टील बनेगा पूरा कंप्लीट। असेंबली इंडस्ट्री, जैसे टीवी बनाना है तो उसका पहले एक पार्ट लिया, ये लिया, वो लिया, असेंबल किया, और गाड़ी बनाना है, चक्का, टायर, लाइक दैट। ओके, सर्विस इंडस्ट्री, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्रोसेसिंग, फैक्ट्री सच एज नट बोल्ट्स। सो ये सारे इंडस्ट्रीज को आपको याद रखना माइंड में। मेरे हिसाब से बैक ऑफ द माइंड में आपको याद हो गया होगा, आपको दोबारा और पढ़ने का दरकार नहीं है, 2 बार रिवीजन करना है इस वीडियो को जब भी करोगे। फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, अगेन अ बोरिंग टॉपिक, इसको आप घर पे याद करोगे। लेकिन जब बोरिंग टॉपिक बोल रहा हूं इसका मतलब आपको याद करना है भाई, कल एग्जाम में आ सकता है, जितने क्वेश्चन दिए कल एग्जाम में आ सकता है। जस्ट कॉन्सेप्ट वाला को गो थ्रू करिए, जो रटने वाला है उसको रटिए जोर से, ताकि आपको वो चीज जहन में रहे एग्जाम पर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस? कोई पढ़ाने का दरकार नहीं, स्टिल पढ़ा देता। नॉर्मल लॉस इज अ लॉस व्हिच इज इनएविटेबल इन द प्रोडक्शन। मेरे को भी होगा, टाटा स्टील को भी होगा, रिलायंस को भी होगा, बिरला को भी होगा, अदानी को भी होगा। अगर ये सब कंपनी को होगा उस प्रोडक्ट में, मींस अगर सपोज सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट में अगर मॉइस्चर लॉस सब कंपनी को होगा तो कुछ नहीं कर सकते भाई, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस, अगर रिलायंस की फैक्ट्री में आग लगेगी तो ये जरूरी नहीं कि टाटा के में भी लगे, ये जरूरी नहीं कि अदानी के भी अर्थक्वेक आए। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो गया, normal loss is not related to everybody but normal loss is related to everybody, जिसमें अवॉइडेबल नहीं है, वो होना ही होना है। हम लोग को पता है कि ये लॉसेस रहेंगे, इनहेरेंट विद द प्रोडक्ट है। सो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग जब करेंगे तो उसमें एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स भी सीखेंगे। आज शाम को 6 बजे जब मैराथन में आओगे तो वो भी सीखेंगे हम लोग। डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या फीचर्स है, मेजर फीचर्स क्या क्या, पार्टीज इन्वॉल्व, कौन कौन रहता है, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनाएगा, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग बनाने के लिए काम दिया है आपको, साइट वर्क वहां जाके काम करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको पहले समझा दिया था मैंने। सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हर एक चीज का। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर क्या हो गया, वो जगह, प्लेस, एंड द कॉस्ट यूनिट, द आउटपुट इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को किस तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते याद है ना, 1/3, 2/3, 50% से कम रहता है तो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट पीएल में जाता है, 50% या उससे ज्यादा रहता है 90% तक तो 2/3 ऑफ द प्रॉफिट जाता है, 90% से ऊपर रहता है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड में जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपका ये सब चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरी को याद कर लेना। बैक ऑफ द माइंड में जितना मेरा कॉन्सेप्ट ले पा रहे हो ले लेना और थ्योरी को याद कर लेना। और मेरा वॉइस अगर आपको 2x 3x में लग रहा है तो उसको 1.75x चला चला के देख लेना, 0.75, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जितना कंसाइज रखने की कोशिश करो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है? सो कल एग्जाम है तो वी आर कीपिंग इट वेरी वेरी कंसाइज।
State the implication of cost plus contracts from the viewpoint of the contractor. What is the relevance of escalation clause provided in the contract? देखिए सबसे पहले cost plus contract को समझिए. Where the contract price cannot be determined by the contractor due to fluctuation in the price. मतलब पहले से ना पता नहीं चल पा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा लगने वाला है. सो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपका ये कॉस्ट है वो तो लग रहा है, अगर कुछ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्टिंग्स बढ़ा तो वो भी इस प्रोजेक्ट में ऐड किया जाएगा. बिल्डिंग बनाने में और भी कुछ खर्चे ऐसे लगे जो पहले से नहीं डिटरमाइन कर सकते तो वो भी खर्चे ऐड करेंगे. सो सर ये कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टिव को बोलेगा ऐसे तो तुम कुछ भी ले लोगे मेरे से, नहीं. तो उसके लिए क्या डालता है वो लोग? एस्केलेशन क्लॉज. एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर अपने सेफ्टी के लिए रखता है. एस्केलेशन क्लॉज में वो लिखेगा कि भाई तेरा बिल्डिंग खर्चा बनाने का ये खर्चा है सपोज 20 लाख, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ 5% एस्केलेशन क्लॉज रहेगा. जो कॉस्ट बढ़ेंगे वो मैं आपसे रिकवर करूंगा. अगर एस्केलेशन क्लॉज नहीं डालूंगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं मेरा तो जैसे 20 लाख में बात हुआ था 20 लाख में बना के दे, तो वो कॉस्ट आपका छूट जाएगा. रिटेंशन मनी क्या होता है? अब रिटेंशन मनी क्या होता है? अगर तुम पूरा पैसा दे दिए एक बार में कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा टैक्सी नंबर 911, पकड़ेगा और निकल लेगा. तो रिटेंशन मनी क्या करने का? थोड़ा थोड़ा पैसा उसका अटका के रखने का. सपोज आपका काम हुआ 10 लाख का, उसको 10 लाख नहीं देने का भाई, उसको 6 लाख देने का. आप बोलोगे सर नहीं वो तो 10 लाख का काम किया तो बहुत ईमानदार, हम पूरा पैसा देंगे. नहीं भाई मत दो भाई, क्यों दे रहे हो? आप उसका थोड़ा पैसा रख लो ताकि क्या हो फ्यूचर में वो आपके पास काम कंप्लीट करे जब, तभी आप उसको पूरा कंप्लीट पेमेंट देना. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेंशन मनी. एस्केलेशन क्लॉज समझा दिया था, वापस से नहीं आता है. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया. एडवांटेज डिसएडवांटेज लर्निंग वाली चीज है तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लाने का दरकार नहीं. लेकिन अगेन लर्निंग वाली चीज एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसा नहीं बोल रहे, आएंगे. कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट होता है सर सारा जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं ये तो आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन इसको चेक करने के लिए तो ऑडिटर चाहिए ना, जिसके लिए आप लोग पढ़ते हो ICWI का कोर्स, सीएमए पढ़ते हो. सीएमए वाले क्या करते हैं? कॉस्ट ऑडिट करते हैं. और वो जो कॉस्ट ऑडिट करते हैं ना भाई, उसमें वो यही समझाते हैं. क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, सारे अकाउंट मेंटेन्ड है कि नहीं, प्रिंसिपल सारा कॉस्टिंग को फॉलो किया कि नहीं, प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो किया कि नहीं, डेटा रिलेटिंग टू कॉस्ट रिकॉर्ड सारे है या नहीं, डिटेक्ट करना है उसको एरर्स, कोई फ्रॉड तुम तो नहीं कर दिया, इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपनी का सही करना है. ठीक है. सो ये आपको याद करना है, कॉस्ट ऑडिट एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कॉस्ट का ही तो पूरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21 बॉयज एंड गर्ल्स, स्टेट द नीड फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अच्छा क्यों दरकार है? कॉस्ट अकाउंट्स आप बनाते हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स आप कब बनाए थे? सेमेस्टर 1 में बनाए थे. उन दोनों में एक प्रॉफिट लॉस आया था जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर में रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आज लाइव मैराथन में भी इसका समझ करेंगे. इन दोनों में एक प्रॉफिट आता है, एक फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक कॉस्ट अकाउंट्स में. ऑब्वियस बात है वो अलग होगा क्योंकि रियल में कोई खर्चा अलग होता है और हम सोचते हैं कस्टमर से रिकवर अलग करेंगे, तभी तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स आता है. सो इन दोनों को हम लोग मैच करेंगे. ठीक है. मैच करने से क्या होगा? हम लोग एक पैरिटी पे आ पाएंगे कि क्या एक्चुअल प्रॉफिट होगा. सो अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैच करते हैं, ये कब अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बी अवॉइडेड. क्या बोलता है? वी हैव टेकन द प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वी एडजस्ट इट एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स. इन द एंड एडजस्टमेंट वी सी द सेम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. इफ वी हैव टेकन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट वी हैव टू एडजस्ट द मतलब एज टर्म्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. इसको इंग्लिश को छोड़ो, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ. पासबुक और जो कैश बुक जो हम लोग BRS करते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें क्या करते थे? या तो आप बैंक बुक से स्टार्ट कर लो और कैश बुक पे आ जाना और मैच करा देना एडजस्टमेंट्स को करके, और या फिर आप कैश से स्टार्ट कर लो, बैंक बुक से मैच करा देना एडजस्टमेंट को करके. अब इसमें क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको मैच कराना है अपना BRS को. उसी तरह रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं आपके पास, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं. तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आपको एक प्रॉफिट आएगा. सेमेस्टर 1 में जो फाइनल अकाउंट्स बनाए 2 नेट प्रॉफिट आता है. उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी आप एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाओगे, उसमें भी प्रॉफिट आएगा. दोनों प्रॉफिट को आपको मैच कराना है. बीच में कुछ एरर्स रहेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे. तो चाहे आप कॉस्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करो और आपको पहुंचना कहां है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में. चाहे फाइनेंशियल रिकॉर्ड से स्टार्ट करो और आपको पहुंचना कहां है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स में. जहां से भी स्टार्ट करोगे उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स करोगे वो करने के बाद आपको मैच कर जाएगा. लेकिन एक बात याद रखो, जब भी आप घर में प्रैक्टिस करो ना तो आप वही से स्टार्ट करो जहां से आप एग्जाम में करोगे. माइंड अनलेस एंड अनटिल आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है, बट आप वहीं से प्रैक्टिस क्या करो मैक्सिमम नंबर ऑफ सम. सपोज आप स्टार्ट करो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो वहीं से स्टार्ट करो टिल एग्जाम. ठीक है. आइटम्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल सिस्टम अकाउंट्स एंड आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स. 6 PM मैराथन में ये आपको बिना याद कराए, बिना पढ़ाए
मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे? आपको इसको रटना नहीं, कभी भी अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, एफएम, ये सब मेरी स्पेशलाइजेशन है, इसको रटना नहीं, इसको बिना रटे करो। रटे भी ना करोगे, कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपके अंदर से ऑलरेडी थ्योरी के आंसर्स आएंगे, लेकिन रट लोगे तो आपको ये रहेगा डर कि भाई कहीं कुछ भूल गया तो, ठीक है। फिर भी किसी को अगर याद करके थ्योरी के लिए लिखना है तो जरूर से ये सारे आइटम्स है, इसको पढ़ लोगे, आपका याद हो जाएगा। आइटम्स अकाउंटेड फॉर डिफरेंटली इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या क्या होगा भाई? ओवरहेड होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, जो कॉस्ट हम सोच रहे हैं रिकवर करेंगे, जरूरी नहीं उतना ही मेरा रियल खर्चा हो, तो ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन का खतरा आएगा, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग से अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग से अकाउंटिंग होती है। स्टॉक वैल्यूएशन में भी स्टॉक के मेथड डिफरेंस हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपने फीफो फॉलो किया हो, वहां लीफो फॉलो किया हो, तो डिफरेंस आ सकते हैं दोनों बुक्स में। डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फॉलो कर रहे हो, तो भी डिफरेंस आ सकता है। तो दीज डिफरेंसेस, दीज 3 आइटम्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन में, आप क्या बोलोगे? ओवरहेड, स्टॉक वैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, और अंदर का कंटेंट यही लिखोगे जो मैं बताया। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड एडवांटेज? पूरा रटना है इसको, और अच्छे से रटना है, एग्जाम में आएगा ये सब, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस कि एग्जाम में इस बार ये थ्योरी ही दे दे आपको 8 से 10 नंबर या 15 नंबर का। ओके, ये देखो 10 नंबर मैक्सिमम, ठीक है, 15 ज्यादा बोल दिया, ठीक है। अगर आया तो 6 से 10 नंबर का मैक्सिमम आएगा, लेकिन आपको रटने का, ठीक है। क्यों याद करने बोल रहा हूँ, रटने क्यों बोल रहा हूँ? आप इसमें अगर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ये एक ऐसा थ्योरी है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक। एग्जाम से पहले जाना, इसको याद करके एग्जाम में चले जाना, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद करके एग्जाम में जाना, डोंट टेक रिस्क। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी फॉर विच द कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड। इट इज डिफाइंड एज द लोकेशन, पर्सन और एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच द कॉस्ट मे बी ascertained and used for the purpose of cost control. Cost center are the following 2 types. कैसे कैसे होता है? पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इम्पर्सनल कॉस्ट ऑफ सेंटर कंसिस्ट ऑफ लोकेशन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट। मतलब पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब इंसान के ऊपर आपका कॉस्ट सेंटर बनाया जा रहा है, खर्चा का जो बेस बनाया जा रहा है वो इंसान के ऊपर बनाया जा रहा है। और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब लोकेशन या फिर आइटम ऑफ इक्विपमेंट के ऊपर आपका बनाया जा रहा है। लोकेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? फैक्ट्री, और इक्विपमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? मशीन। पर्सन में जो मशीन ऑपरेटर है या सेल्स ऑपरेटर है, सेल्समैन है, वो हो गया आपका पर्सनल कॉस्ट सेंटर। याद रखिएगा दोनों चीज को। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या हो गया? इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडल्ड। अच्छा, इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडल्ड फॉर द कन्वर्जन टू इनटू फिनिश गुड्स। बिकॉज प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को डालते हैं और उसको फिनिश गुड्स बनाते हैं। यहाँ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों खर्चे होते हैं। मशीन एंड बिल्डिंग शॉप्स एंड असेंबली शॉप्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। एग्जांपल सर आप इतना क्यों दिए? एग्जांपल आपको एग्जाम में मेंशन करोगे, आपको जो थ्योरी में नंबर मिलेगा और बाकी जो आपके फ्रेंड्स को थ्योरी में नंबर मिलेगा, हेल एंड हेवन डिफरेंस होगा। याद रखिए। सर्विस कॉस्ट सेंटर, इट इज अ कॉस्ट सेंटर which serves as an ancillary unit to production cost center, power house, गैस प्रोडक्शन शॉप, ये सारे एग्जांपल्स है सर्विस कॉस्ट सेंटर के लिए। एंसिलरी मतलब क्या होता है? जो मेन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको सपोर्ट करने वाला को हम लोग कहते हैं एंसिलरी फंक्शन। क्या बोलेगा? मेन प्रोडक्शन को सपोर्ट। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेन सर्विस है, लेकिन ये जो स्टडी मटेरियल टाइप है ये कोई और करता है, ये जो वीडियो एडिटिंग है, वीडियो अपलोडिंग है, ये कोई और करता है। दीज आर एंसिलरी सर्विस। इसके बिना भी आपके पास सर्विस नहीं पहुंच पाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, cost centers can be classified on the basis of activity also. Operation cost center and process cost center. मतलब अगर आप ऑपरेशंस में हो, मतलब जो काम काज है, इट इज अ कॉस्ट सेंटर और मशीन्स आर परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी, तो इसको हम लोग ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर में बोलते हैं। और प्रोसेस कॉस्ट सेंटर क्या होगा? इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर द कॉस्ट आर असेंटेड फॉर अ कंटीन्यूअस सीरीज। बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है? एक पहले कॉस्ट सेंटर आएगा, फिर नेक्स्ट आदमी कुछ और करेगा, नेक्स्ट फंक्शन कुछ और करेगा, फिर नेक्स्ट फंक्शन कुछ और करेगा, तो सबके अलग अलग कॉस्ट सेंटर आएंगे। इसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ओके, चलिए अगला है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम फॉर विच कॉस्ट आर इनकर्ड एंड असर्टेन। इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस शर्ट्स देन कॉस्ट यूनिट इज 1 शर्ट। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये हम लोग का एक स्टूडेंट 1 यूनिट हो गया। सिमिलरली वी हैव कॉस्ट पर लीटर ऑफ पेट्रोल। अब आप बोलोगे कोई सर वजन वाला सामान है तो पर टन हो सकता है, पर केजी हो सकता है। सो कॉस्ट यूनिट इज द क्या? उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है। There is no need to install a cost accounting system when proper financial accounts to be prepared. Discuss. देखिए cost is quite different. आपको आंसर कैसे लैंग्वेज स्टार्ट करना है? Cost is quite different from financial account. यही आपको एग्जाम में मार्क्स दे देगा, बोलेगा ये एकदम नॉर्मल आंसर नहीं लिखा है, ये एकदम डिफरेंट टाइप से आंसर लिखा है।
देयर आर सो मेनी थिंग्स विच फाइनेंशियल अकाउंट प्रूव्स फेल, मतलब आपका फाइनेंशियल अकाउंट फेल हो जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के सामने। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी अपने जगह जरूरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम अपने जगह भी जरूरी है। तो हम लोग का कंक्लूजन क्या रहेगा, इट कैन नॉट बी अग्रीड दैट देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कोई अगर ये बोले कि अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट सब सही से मेंटेन कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट अकाउंट मेंटेन नहीं करे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको दोनों ही अकाउंट्स मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। सर डिफरेंसेस, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका 6 से 8 नंबर के लिए आपको देखने मिल सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी गफलती नहीं, जहां जहां बोल रहा हूं बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मतलब उसको आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। 23 पेजेस का ओनली पीडीएफ है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो आप ज्यादा याद करो, क्योंकि बाकी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन जो आपको रटने वाला है वो आपको रटना ही है, याद करना ही है। एकदम जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेके चले जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा, रिस्क नहीं लेना, ठीक है, याद करके जाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पहले ही समझा चुका हूं, वापस नहीं पढ़ा रहे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन सुनो, जर्नल प्रॉपर इज नॉट अ सोर्स ऑफ डेटा रिलेटिंग टू ओवरहेड्स, ये 2 मार्क्स का आएगा आपके लिए। तो जर्नल प्रॉपर इज अ वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Sometimes it plays a very important role to detect data relating to overheads because there are some items of cost which are recorded in the journal proper. क्या क्या रिकॉर्ड होता है जनरल प्रॉपर में, जैसे डेप्रिसिएशन, अनपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हेंस द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जनरली कॉस्ट में आपको ऐसा लाइन लिख के देता है वो मैक्सिमम नॉट ट्रू ही रहता है, वरना अगर ट्रू हो जाएगा तो आंसर वहीं खत्म हो जाएगा। तो लॉजिकली सेंस में लगाना कि अच्छा कभी कोई ट्रू हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसको भी एलाबोरेट करके लिख देना, बट जनरली आंसर सारे नॉट ट्रू में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फॉल्स ही रहेगा तो उसका जो सही आंसर है वो लिख के एक्सप्लेन करना है। मशीन आवर रेट कुछ नहीं होता है, सिंपल है, ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स करोगे मशीन आवर रेट्स निकल जाएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने आपको बताया था, जो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होता है। फिक्स्ड पार्ट कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन यूनिट्स, ऐसे आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का। और फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकलता है सर सेमी वेरिएबल ओवरहेड का, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इससे आपका फिक्स पोर्शन ऑफ द सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है पूरा। अगर इसका सम भी आपको समझना है तो आप मैराथन का पार्ट वन ऑफ द मैराथन लाइव सेशन जो था वो जाके देखिएगा। कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा। कॉस्ट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अग्रीइंग, एग्रीगेटिंग एंड असाइनिंग कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। A cost object is an activity or item for which you want separate measurement of cost. Example of cost object क्या है, research project, customer, sales region, department, ये सब के लिए आपको अलग से cost allocate करना पड़ता है कि इतने इतने खर्चे इसमें लगेंगे। अगर हम बात करें cost allocation से apportionment में, तो apportionment of cost refers to the distribution of various overheads। जैसे याद है हम जब overhead चैप्टर करते हैं तो statement of primary distribution करते हैं, उसमें क्या करते हैं, apportionment of cost करते हैं। मतलब जो ओवरहेड के आइटम्स जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आइटम को हम लोग अपोर्शन करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट में, याद रखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन बता दिया आपको ऊपर में, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन 2 चीज होते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन कब होता था, बताया था कि जब हम लोग ज्यादा खर्चा रिकवर कर लिए और खर्चे अपने एक्चुअल में कम हुए तो ओवर एब्जॉर्प्शन, और वाइस वर्सा में अंडर एब्जॉर्प्शन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मैक्सिमम, नॉर्मल एंड एक्चुअल कैपेसिटी, ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज द हाईएस्ट रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट अ फैक्ट्री कैन मेंटेन ओवर अ लॉन्ग टर्म। मतलब मेरे पास प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट्स में मैक्सिमम बिठा सकते हो, सपोज 24, मेरे 24 है मैक्सिमम कैपेसिटी। दिस इज द 100% रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मतलब जिससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब जितने चेयर्स में लगे हुए चेयर से ज्यादा तो मैं नहीं बिठा सकता, तूल लगा के मैं 24 बिठा दिया, तो दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या है भाई, 24 सर आपका पूरा कैपेसिटी है, लेकिन क्या सर 24 बच्चे आ जाते हैं एवरीडे, नहीं, कभी कोई एब्सेंट रहता है, तो नॉर्मली एवरेज में सपोज 20 बच्चे आ जाते हैं, तो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी हो गया 20 बच्चा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अचीव, अब एक्चुअल में एडमिशन कितना जन लिया, एडमिशन सपोज लिया, सपोज 10 बच्चा लिया, ऐसे हम लोग का सीट फुल रहता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं 10 बच्चा लिया, तो मेरा एक्चुअल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स का मेरा एक्चुअल कैपेसिटी हो गया। बात क्लियर पूरा, याद करिएगा, एग्जाम में जरूर आ सकता है क्वेश्चन। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ ओवरहेड डिक्रीजेस इन द प्रॉफिट इन द कॉस्ट बुक्स, जस्ट रीड कर लीजिएगा, कुछ खास काम का नहीं है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट की तो मैंने आपको पहले भी समझाया है ओवरहेड चैप्टर करवाते वक्त। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब होता है जो मेन आपका जो सामने वाले को गुड्स बना के देगा, एंड सर्विस डिपार्टमेंट ये होता है जो उसको बनाने में हेल्प करे। सर्विस हमेशा क्या करता है, एंसिलरी काम करता है, जैसे मशीन प्रोडक्शन करेगी, फैक्ट्री मेंटेनेंस इज द सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, कैफेटेरिया, ये सब जो मेन जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। और फैक्ट्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, जो माल को प्रोड्यूस करके कस्टमर को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट और द कंपोजिट मशीन आवर रेट क्या होता है, कंपोजिट मशीन आवर रेट मींस द टोटल वेरिएबल एक्सपेंस प्लस द टोटल फिक्स्ड कांस्टेंट स्टैंडिंग चार्ज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड with the operation of the machine but are general factory overhead of the department. In other words, it is machine hour rate which includes the total machine expense per hour plus the total fixed cost charges per hour plus the direct wages of the machine hour. Basically normal जैसे आप सम करते हो ना, उसमें अगर आप डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देते हो ना तो वो कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट हो जाता है। क्या नॉर्मल मशीन आवर रेट, सारे एक्सपेंसेस को ओवरहेड वाले आप ऐड करोगे, उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। इसका सम भी करेंगे आज ओवरहेड शाम को। आइडल कैपेसिटी में बताने की दरकार नहीं है। मेरे पास 24 स्टूडेंट की जगह है, 20 एडमिशन हुआ तो 4 मेरे आइडल कैपेसिटी है, तो मैं आइडल कैपेसिटी का एडमिशन ले सकता हूं, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्सी एंड रोवन। हेल्सी स्कीम का जो फॉर्मूला था आपको याद होगा, क्या था, 50% इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। उसी तरह रोवन स्कीम का फॉर्मूला लिखोगे, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ये दोनों फॉर्मूला, पहला डिफरेंस मतलब ये लिख देना, और इसी चीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने को हम लोग कहते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्सी एंड रोवन स्कीम। ये एग्जाम में चांसेस नहीं आने का, बट स्टिल दे दिया मैंने एक बार जस्ट आपके लिए, ठीक है। आइडल टाइम वापस से प्रिंट हो गया तो आपको नहीं लिखना है। अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का आइडल टाइम में तो इसके लिए टाइप्स ऑफ आइडल टाइम में मेंशन कर देना। नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम इज द डाउन टाइम फॉर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब उस टाइम वर्कर खाली बैठेगा ही बिकॉज मशीन को मेंटेनेंस में चला गया। लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या हो गया, वर्कर है बेटा स्ट्राइक पे भाग गया, वर्कर लोग काम नहीं कर रहा है, तो मेरा मशीन ठीक है, मशीन इज रेडी टू वर्क बट देयर इज नो वर्कर टू ऑपरेट दैट मशीन, तो मेरा कैसे काम होगा। सो दिस इज कॉल्ड द एबनॉर्मल टाइम। व्हाट यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन दैट नॉट इंपॉर्टेंट, स्टिल आप पढ़ लीजिएगा एक बार, दिया इसीलिए हूं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन, वही नॉर्मल, एक बार रटने वाला चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक बार रट लीजिएगा इसको, बहुत बड़ा है, रट पाओगे भी कि नहीं पता नहीं, मैं दे दिया क्योंकि मेरे को गट फीलिंग आ रहा है जो आ सकता है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अगेन रटने वाला है, 4 पॉइंट्स ओनली बोला है। तो पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट असरटेनमेंट, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। पहले आप कॉस्ट निकालोगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे, फिर कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग। मतलब पहले वो प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझो, फंक्शन क्या होगा। पहले खर्चा निकालेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स निकल जाएगा, प्रॉफिट नीचे दिया हुआ हालांकि, बट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स निकल जाएगा। सेल्स निकलने के बाद कस्टमर को बेचा, नहीं बिका, तो क्या करोगे, कॉस्ट को कम करने का कोशिश करोगे या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोशिश करोगे। अब जबरदस्ती कम तो नहीं होगा ना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। नेम एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये पहले भी पढ़ चुके, वापस से पढ़ रहे हैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसलिए काम आएगा आपको। इंडिकेट रीजंस whether the following items are to be dealt with the cost accounts, mentioning whether and how of these items are to be included in the cost। अब आपको ये सारे आइटम दे दिए, इसके आपको डिटेल में बात करना है। क्या डिटेल है, देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि इसको मैंने अलग से इंक्लूड किया है और मेरे को लगता है कल आपको देखने मिल सकता है। क्या पूछा है, देखो इंडिकेट गिविंग रीजंस, मतलब आपको रीजंस देना है, whether the following items are to be dealt in the cost accounts, mentioning whether and how any of these items are to be included in the total cost। कैसे इंक्लूड करना है, क्यों इंक्लूड करना है, सब कुछ बताना है आपको। तो सरप्लस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, मतलब फैक्ट्री का आपने एक प्लांट एंड मशीनरी बेचा, उसमें कुछ प्रॉफिट आया, तो क्या उसको इंक्लूड करना है। देखिए, इज एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट नॉट कॉस्ट अकाउंट, देयरफॉर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। तो टू बी केप्ट आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। याद रहेगा ये बात कि ये भाई प्लांट मशीनरी एक फाइनेंशियल अकाउंट का आइटम है जिसको हम लोग बेच रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। चलिए, रॉयल्टीज पेड ऑन पेरेंट्स ऑफ अदर पार्टी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोसेस। पेरेंट्स नहीं होगा, वो पेटेंट्स होगा, इस शब्द को चेंज कर लीजिएगा,
पेटेंट्स होगा। तो रॉयल्टी ऑन पेटेंट इज टू बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, देयरफॉर इट इज टू बी चार्ज एज प्राइम कॉस्ट। तो रॉयल्टी को हम लोग याद है कॉस्ट शीट में ही सबसे ऊपर में लेते हैं प्राइम कॉस्ट में, और अगर वो किसी और इनडायरेक्ट नेचर का रहेगा तो हम लोग उसको और कहां ले सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रॉयल्टीज रिसीव फ्रॉम अदर is to be excluded from the cost. It is an item of financial item. It can be charged to the prime cost or the factory royalty. ठीक है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, कॉमन सेंस है। कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। चलिए आइए, सो कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड्स आर टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ, तो हम लोग प्राइम कॉस्ट में ऐड करते थे। कॉस्ट शीट इमेजिन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कॉस्ट में लेना है या नहीं लेना। कैरेज एंड फ्रेट एवर्ड्स आर आइटम टू बी डिस्ट्रीब्यूशन टू बी चार्ज इन सेलिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले। ठीक है, याद है जब हम लोग कोई ट्रैवलर जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करने जाता है, तो लोग क्या करते हैं, फ्रेट आउटवर्ड लगेगा, माल फैक्ट्री से बाहर लेके जाना होगा, तो वो कहां आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। तो कॉस्ट शीट इमेजिन करते रहना बॉस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ऑब्वियसली सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आना चाहिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फिर कैश डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये तो फाइनेंशियल मैटर है ना, फाइनेंशियल मैटर में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेंगे, तो देयरफॉर इट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट मटेरियल परचेज। पैकिंग मटेरियल, क्या हम लोग डालेंगे पैकिंग मटेरियल? बिल्कुल सर, पैकिंग के बिना माल बिकेगा क्या? अगर आपको चाय पत्ती, सपोज चाय के पैकेट में चाय पत्ती दे दिए और बोले ले पी ले, ऐसा होता है घर ले जा, आप हाथ में पकड़ के ले जाओगे? नहीं, आपको पैकेजिंग करना होगा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। आपको याद रखना है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर कॉस्टिंग थ्योरी बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज आवर सेमेस्टर 3 फैकल्टी। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग फैकल्टीज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको, अकाउंट्स जो है आपका मैथ्स एंड स्टैट्स आकाश सर पढ़ाएंगे, करण विजय सर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेंगे, महिमा मैम एंड वर्षा मैम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पेपर लेंगे। आपके डिफरेंट सेंटर्स है, आप कहीं भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर योर एग्जाम। अभी आप एग्जाम दीजिए, बिंदास रहिए। मिलेंगे लाइव 6 PM ऑन द मैराथन। सी यू ऑल, टेक केयर।